हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो फंडामेंटल राइट्स को ही कंटिन्यू करेंगे आज और आर्टिकल नंबर 21 के बारे में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 21 सीधा कहता है दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ यानी कि ना तो आपका कोई मर्डर कर सकता है, ना किसी को ये हक मिला है कि वो किसी का मर्डर करे, ना आप खुद सुसाइड कर सकते हो, ना आप पोल्यूशन कॉज कर सकते हो, क्योंकि डिमांड तो यही रहती है ना कि साफ़ और स्वच्छ हवा हमें चाहिए जीने के लिए। तो आप पोल्यूशन भी कॉज नहीं कर सकते। हेल्दी लाइफ को आप जीना चाहते हो तो जो राइट टू लाइफ मिला है वो हेल्दी लाइफ के लिए प्रमोट करता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोविज़न है दैट इज़ पर्सनल लिबर्टी। अब देखो, इंडिया के पेरेंट्स तो होते हैं कि क्या पर्सनल लाइफ, कुछ नहीं होती पर्सनल लाइफ। उनके हिसाब से उनको सब बताओ, ठीक है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी इन टर्म्स ऑफ द इंडियन पेरेंट्स। पर प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज़ एज पर द आर्टिकल नंबर 21। इफ़ यू वांट टू राइट योर जर्नल, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। अपनी पर्सनल डायरी लिखना चाहते हो, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। तो अगर कोई आके बोले कि नहीं लिखनी है डायरी, तो दैट इज़ द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 21। तो पर्सनल टाइम आपको अलाउड है। कल को कोई बोले नहीं तेरा टाइम मेरा टाइम, ये तो दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फॉरेन ट्रैवल, दैट इज़ योर पर्सनल लिबर्टी। आप घूमने के पर्पज़ से जाना चाहते हो, एजुकेशन के पर्पज़ से जाना चाहते हो, हनीमून के पर्पज़ से जाना चाहते हो, दैट इज़ अगेन योर चॉइस। तो पर्सनल लिबर्टी है वो चीज़, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, दीज आर एज पर आर्टिकल नंबर 21। अब ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये पहले पता ही नहीं था कि ये फंडामेंटल राइट है भी कि नहीं। 2017 में जाके प्राइवेसी वर्ड को ऐड करा गया था कि हाँ जी ये भी फंडामेंटल राइट है। आप अपना पार्टनर चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, बिना किसी रिलीजन को देखे, कास्ट को देखे, दैट इज़ अगेन फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट? आर्टिकल नंबर 21। वैसे एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है, और ये बात हमें पता चली जाके 2002 में। तो राइट टू एजुकेशन का जो प्रोविज़न है दैट वाज एडेड अंडर आर्टिकल 21, और 21 में डाल दिया एक प्रोविज़न ए। और इसको किया था हमने ऐड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। फिर हमने एक अभियान चलाया था 2002 में, सर्व शिक्षा अभियान, कि एटलीस्ट जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी एजुकेशन लेवल तक के बच्चे हैं, उनको तो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। पर सोचो 2002 में इस योजना के बारे में, अभियान के बारे में बोल दिया, पर इम्प्लीमेंट हुआ जाके 2010 में। मतलब हमने, देख रहे हो, एजुकेशन का प्रोविज़न एक तो बहुत जल्दी ऐड कर दिया कि ये फंडामेंटल राइट है 2002 में। आज़ाद हुए को देखो टाइम कितना हो चुका है, लगभग हाफ सेंचुरी हो चुकी है। और यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान शुरू करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जाके अप्रैल 2010 में। एक केस हुआ था जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है आर्टिकल नंबर 21 का, कि जो राइट टू लाइफ हम पढ़ रहे हैं एंड पर्सनल लिबर्टी हम पढ़ रहे हैं, उसी का ये पार्ट है, दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी। और जब ये आधार और पैन केस लिंक का केस हुआ था ना, उस टाइम पे ही राइट टू प्राइवेसी, याद रखिएगा कौन सा केस था, जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो उसी के तहत ये जो राइट टू प्राइवेसी है इसको ऐड कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन ऐड करा गया था। और अब आते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की। ये वही आर्टिकल है, आर्टिकल 21, जिसको एमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आपका जीना थोड़ी छीन सकता कोई आपसे। तो आर्टिकल 20 एंड 21 डू रिमेंबर कि ये नेशनल एमरजेंसी भी अगर इम्पोज हो जाती है तो उस टाइम पे भी इनकी क्या होती है, इनको आप बंद नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। तो पहले तो आपको दो डिफरेंसेस देखने हैं। एक है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव से कहीं ना कहीं पनिशमेंट दिख रहा है आपको, और एक है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव में पनिशमेंट नहीं दिख रहा पर बचाव ज़रूर दिख रहा है। तो यहाँ पे प्यूनिटिव डिटेंशन का क्या मतलब है कि क्राइम जब प्रूव हो चुका है कि हाँ जी इसी पर्सन ने किया है, तो क्राइम अब प्रूव हो चुका है, उसको पर्सन को जेल में डाल दिया गया है, तो यहाँ पे जो डिटेंशन है उसकी प्यूनिटिव है, क्राइम के लिए पनिशमेंट दी गई है। पर प्रिवेंटिव जो है, आइडिया है कि ये पर्सन क्राइम कमिट करेगा तो उसको पहले ही पकड़ लिया आपने, उसको पहले ही डिटेंशन में ले लिया, तो फ्यूचर क्राइम ना करे, इस वजह से आपने पहले ही उसको पकड़ लिया है, रोक लिया है कि वो क्राइम कमिट ना करे। जो प्यूनिटिव डिटेंशन है, यहाँ पे अरेस्ट होता है क्राइम के बाद, वारंट दिया जाता है। वारंट के बारे में लिखा गया है अंडर आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 के अंदर। अगर कोई पर्सन अक्यूज़ है जज या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसको अगर कोई अक्यूज़ है
तो उसको जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने लेके आना पड़ता है 24 घंटे के अंदर। ये कहाँ पे मेंशन है? तो ये आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 2 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कहता है वारंट शो करो। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन अक्यूज है तो उसको जज या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स में लेके आओ। अगर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो पुलिस रिमांड यहाँ पे शुरू हो जाता है, अदरवाइज डायरेक्टली जुडिशियल कस्टडी शुरू हो जाती है। और जो अक्यूज़ है उसको पता है अगर मैंने क्राइम नहीं कमिट किया है तो वो भी लॉयर रखेगा। अगर कोई अक्यूज़ है जिसका भी क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, उसको पता भी है कि मैंने क्राइम किया है, तो वो भी यहाँ पे लॉयर रख सकता है। ये कहाँ पे प्रोविज़न एडेड है कि लॉयर यहाँ पे हायर करा जा सकता है बाय अक्यूज़? तो इट इज़ एज़ पर आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 3। अगर पूरा का पूरा केस सॉल्व हो जाता है तब तो बेल मिलनी ही है, पर इवन अगर आधा भी सॉल्व हुआ है और अक्यूज़ के ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव गए हैं, तो उस केस में भी बेल दी जा सकती है। अब इसके बाद आता है एक एंटीसिपेटरी बेल होती है। एंटीसिपेटरी बेल में क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि किसी पर्सन को पता है कि मेरे को अरेस्ट करने वाले हैं, तो उस केस में वो पहले ही जज के पास चला जाता है और वहाँ पे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड शो कर देता है, फिर माफ़ी मांगने की ट्राई करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे ऐसे मुझसे गलती हुई थी। तो फिर जज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्राइम किस लेवल का किया हुआ है, तो कई बार पहले ही बेल मिल जाती है, तो एंटीसिपेटरी बेल बोल देते हैं उसको। वैसे एक पेरोल बेल भी होती है। पेरोल बेल में क्या किया जाता है कि कोई पर्सन है, मान लो वो टीचर था पर उसने क्राइम कमिट किया है, तो उस केस में उसको थोड़े टाइम के लिए स्कूल भेज दिया जाएगा कि जा बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवा के आ, बिकॉज बच्चों का क्यों नुकसान हो जस्ट बिकॉज उस पर्सन ने क्राइम कमिट किया था। तो ये होती है पेरोल बेल, थोड़े से टाइम के लिए बेल मिल जाती है। अब ये तो चलो टीचर जी की बात करी। राम रहीम का जो केस था, राम रहीम जिसके ऊपर 2 रेप के केसेस कन्विक्ट प्रूव हुआ था, वो 2 माइनर गर्ल्स के रेप करे थे, तो यहाँ पे राम रहीम जो होगा उसको भी पेरोल बेल पे दिया जाता है क्योंकि उसने कैंपेन्स करनी होती है। बहुत ही शर्म की बात है वैसे कि ऐसे लोगों को पेरोल बेल दी जा रही है जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है टुवर्ड अवर नेशन। अगर FIR फाइल हुई है किसी के अगेंस्ट, देन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट और टेल द केस। तो यही होती है आपकी एंटीसिपेटरी बेल जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे ID कार्ड वगैरह देना पड़ता है आपको जज के सामने। जज विल चेक कि किस लेवल का क्राइम यहाँ पे कमिट हुआ है और उसी के बेसिस पे आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। अब एक आर्टिकल 22 क्लॉज 4 आता है हमारे पास प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जिसमें मेंशन करा हुआ है, यानी कि पता चल चुका है, सस्पिशन हो चुका है, शक पैदा हो चुका है पुलिस को कि ये पर्सन क्राइम कमिट करने वाला है, कोई टिप वगैरह मिल जाती है तो उस केस में पहले ही उसको अरेस्ट कर लो। आप यहाँ पे ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला प्रोविज़न है ना, ये कहाँ से आया था? तो याद करो रॉलेट एक्ट आई थी एक। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने देख ली है तो रॉलेट एक्ट हमने पढ़ा था। ना अपील ना दलील ना वकील, ठीक है, ना तो अपील चलेगी, ना ही कोई दलील होगा, ना ही कोई वकील होगा, और आपके ऊपर सिडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते थे, देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाते थे ब्रिटिश टाइम की अगर बात करें, और आपको लॉयर भी हायर नहीं करने दिया जाता था। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ही 2 साल तक जेल में रखा जाता था। उसमें ना तो अपील चलेगी, ना आर्ग्यूमेंट होगी, ना ही आप कोई वकील हायर कर सकते हो। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आज फॉलो किया जाता है, पर यहाँ पे क्राइम को कमिट करने से रोकने के लिए ये चीज़ करी जाती है। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, 2 साल में के लिए जेल में रख दिया जाता था बिकॉज टेररिज्म से रिलेटेड उसके ऊपर सस्पेक्ट हुआ करता था। उस टाइम का टेररिज्म इतना सा था कि अगर कोई ब्रिटिशर के अगेंस्ट बोल रहा है तो दैट इज़ क्राइम, ठीक है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे जेल में रख दिया जाता था। अब आते हैं अपने आर्टिकल नंबर 23 में। अब आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 ये दोनों ही बात करेंगे जहाँ पे भी बंधुआ मजदूरी होगी। तो याद रखिएगा, कोई भी आपको बोले कि हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा है, वो बंधुआ मजदूरी के अंडर काउंट होता है। अनटिल और अनलेस कोई केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक टाइमलाइंस होती हैं, आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे बंधुआ मजदूरी जो है वो बैन है। हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोई भी हमसे फोर्स लेबर नहीं करवा सकता। आर्टिकल 23 ओवरऑल ह्यूमन बीइंग वर्ड यूज़ करता है, और आर्टिकल 24 स्पेशली हम चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग किस किस के लिए हो सकती है? जैसे विमेन इसमें आती हैं ज़्यादा, बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे कई बार आपने सुना होगा किडनी बेच दी,
बिना बताए किसी इंसान को, तो ये भी ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल है। बाहर जाके उसको डबल रेट पे बेच रहे हैं, ट्रिपल रेट पे बेच रहे हैं, ट्रैफिकिंग का केस है। प्रोस्टिट्यूशन के लिए फीमेल्स को सेल कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, अगेन केस ऑफ ट्रैफिकिंग। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, अगेन केस ऑफ ट्रैफिकिंग। तो ये सारा चीज़ कहाँ पे रोका जाता है, प्रोहिबिट करा जाता है, तो अंडर आर्टिकल नंबर 23। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ ये ट्रैफिकिंग को भी रोकता है और फोर्स लेबर को भी रोकता है। यहाँ पे याद रखना आर्टिकल 23, यहाँ पे फोर्स लेबर की तो हमने बात करी, पर जब इमरजेंसी वाला प्रोविज़न आता है, मान लो कल को नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, आर्टिकल 352 इम्पोज हो जाता है, तो आर्मी ने जो आप सुनते हो ना एनसीसी के कैंप्स लगते हैं, कैडेट्स होते हैं उसमें, नेशनल कैडेट कॉप्स होते हैं उसके अंदर, तो आर्मी उनको भी रिक्रूट कर सकती है, बिकॉज दे नो, उनको थोड़ा बहुत सिखा दिया जाता है कैसे वेपन्स को यूज़ करना होता है, क्या डिसिप्लिन होता है आर्मी का, तो उनको आइडिया होता है एक। तो उस केस में एनसीसी उनको रिक्रूट कर सकती है। इवन फंडामेंटल राइट तो आम सिटीजन्स के लिए हैं, आर्मी होगी, आर्मी के अलावा पुलिस हो गए, इनको थोड़ी सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, इनकी तो जॉब ही ऐसी है कि पूरे फंडामेंटल राइट्स मिल ही नहीं सकते। कल को यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगी है, कल को बाहर से अटैक हो रहे हैं, ये थोड़ी बोलेंगे कि हमारे पास राइट टू लाइफ है, राइट, बिकॉज इट इज़ ड्यूटी टूवर्ड द नेशन। उस टाइम पे इनको तो एज इट इज़ पोस्ट के ऊपर आना पड़ेगा। तो इन लोगों के तो वैसे ही फंडामेंटल राइट्स सप्रेस कर दिए जाते हैं। रॉ के एजेंट्स आगे, रॉ है, सीआईडी है, सीबीआई है, ये लोग थोड़ी बोलेंगे कि दिवाली का दिन है, केस आया है तो मैं कल देखूंगा, ये चीज़ थोड़ी होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इनके तो फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी यहाँ पे सप्रेस्ड है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। अब फैक्ट्रीज भी कैसी होंगी, जो हजार्डोस है, ठीक है। 14 साल के हजार्डोस फैक्ट्री कौन कौन सी हो सकती है, माइनिंग वाली जगह हो सकती है, टेक्सटाइल हो सकती है, ठीक है, पटाखों की कोई फैक्ट्री है, क्रैकर वाली फैक्ट्री है। तो अगर कोई 14 साल से नीचे का बच्चा है तो इन फैक्ट्रीज़ में तो पूरी तरह से प्रोहिबिशन है, बच्चों से कोई यहाँ पे लेबर नहीं करवाई जाएगी। नॉर्मल से वर्क्स कर सकते हैं, जैसे सफाई वगैरह कर दी, ठीक है, वो छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं जिसमें पॉल्यूशन नहीं है वो चीज़ अलाउड है। बाकी हजार्डुअस वर्ड जो है वो स्पेशली मैंशनड है हमारे आर्टिकल नंबर 24 में, तो इट स्पेशली डील्स विद द चिल्ड्रन जिनकी एज होती है 14 साल से नीचे की। तो ये था आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 25 में अगर देखोगे तो अब ये वाले आर्टिकल हमारे कहीं ना कहीं रिलीजन से एसोसिएटेड होंगे। आर्टिकल नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। अब जैसे हमने बोला था जब प्रियम्बल पढ़ा था, सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, यानी कि आप अपने धर्म के बारे में जितना ज़्यादा जानना चाहते हो जान सकते हो, अपने धर्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने धर्म को दूसरों के सामने प्रचार कर सकते हो। कोई भी रिलीजन, वो कोई सा भी रिलीजन हो, ब्राह्मणिज़म हो, वैष्णवीज़म हो, इस्लामिज़म हो, सिखिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, पारसीज़ का हो, जो मर्जी रिलीजन है उसको प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट किया जा सकता है। धर्म का प्रचार किया जा सकता है, धर्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है, धर्म के बारे में जाना जा सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि कोई अगर ब्राह्मण है तो वो कुरान नहीं पढ़ सकता, ये कहीं नहीं लिखा है। तो दैट इज़ अलाउड एज पर द आर्टिकल नंबर 25। तो ये सभी सिटीजन्स को अलाउड है एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जब भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट नहीं कर सकते। और यही चीज़ प्राइवेट स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट करी जाती है। याद करना, जब भी ऐसे कोई ओकेजन्स हुआ करते थे धर्म के बेसिस पे तो छुट्टी दे दी जाती है रादर देन उसको सेलिब्रेट करने के। प्राइवेट सेक्टर में फिर कर लेते हैं सेलिब्रेशन, जैसे जीसस क्राइस्ट से कोई रिलेटेड सेलिब्रेशन कर लेते हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज़ बिल्कुल प्रोहिबिट है। जैसे जन्माष्टमी के दिन प्राइवेट स्कूल में आप देखोगे कि बच्चे कृष्ण राधा बन के चले जाते हैं, पर वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल में वो चीज़ अलाउड नहीं है क्योंकि स्पेशली लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफिशियल। प्राइवेट स्कूल्स के पास ऑप्शन रहती है। तो आर्टिकल 25 में 3 P हमने देखे, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। तो दैट वाज द आर्टिकल नंबर 25। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी ये प्रोफेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रोपेगेट करेगा कोई भी अपने रिलीजन को, तो उस टाइम पे वायलेशन नहीं होना चाहिए आर्टिकल 13 का। अगेन आर्टिकल 13 याद है ना कि कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो किसी भी एसोसिएशन के ज़रिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, किसी भी स्टेट के ज़रिए, ये वायलेशन नहीं होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू होता है हर एक लॉ का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक एसोसिएशन का।
फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 26। इसमें बोला कि अगर आपको कोई अपना रिलीजियस अफेयर चलाना है तो आपके पास आज़ादी है। मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशंस अलाउ हैं, आप कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हो बना सकते हो। आपने देखा होगा रिलीजियस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बनी होंगी, पूरे एक एक सेक्टर को कवर कर लिया जाता है, प्रॉपर्टी ये परचेज कर लेते हैं, वहाँ पे अपने सत्संग भी कंडक्ट करते हैं। तो दैट इज़ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल नंबर 26 अलाउ करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी रखो आराम से, वहाँ पे सत्संग पंडाल जो मर्जी लगाना है, नमाज पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। पर ध्यान रहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। पता लगा आपने हाईवे के ऊपर पंडाल लगा दिया, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ एज पर आर्टिकल नंबर 26। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर, अगेन आर्टिकल 26 में भी वही है, आर्टिकल 13 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 27। यहाँ पे बोला कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे इनको टैक्सेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ का मिसयूज़ भी करा जाता है। बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन, इवन पॉलिटिशियंस, तो ये सारे क्या करते हैं, इन संस्थाओं के साथ जुड़ जाते हैं बिकॉज यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता। रिलीजन को जब प्रमोट किया जाता है तो टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ एज़ पर द फंडामेंटल राइट। तो इसी का मिसयूज़ भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है आर्टिकल नंबर 27। बहुत सारे रिलीजियस डिनोमिनेशन पैसा डाल दिया जाता है इन फंड्स के अंदर और फिर बाद में लड़ रहे होते हैं कि ये टेम्पल गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए, वो सो। फिर आता है आर्टिकल नंबर 28। इसमें जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो रिलीजन के बेसिस पे बने हैं वहाँ पे धर्म का प्रचार किया जा सकता है। जैसे आप पहले से सुनते आ रहे हो, मुस्लिम नाम के ऊपर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, मौलाना आज़ाद, उसके अलावा वैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये पहले रिलीजन के ही बेसिस पे बनी थी। आज के टाइम पे सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स होते हैं, रिलीजन बेस्ड सब्जेक्ट भी लिए जाते हैं, फ़िलासफ़ी कहीं उठाते हैं, तो ये चीज़ अलाउड है एज़ पर आर्टिकल नंबर 28। पर वहीं पे अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे आप कल को कोई आरती गाना शुरू कर देते हो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की जगह पे, तो वो चीज़ प्रोहिबिटेड है। तो आर्टिकल 28 बोलता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो, वर्शिप कर सकते हो इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 29। इसमें माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाता है। अब यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ वर्ड माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ पे लिखा है एनी सिटीज़न, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों इंक्लूडेड है। ये चीज़ याद रखनी है, दोनों इंक्लूडेड है, मेजॉरिटी भी और माइनॉरिटी भी। तो माइनॉरिटी किस बेसिस पे बनती है, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इंडिया के अंदर हिंदूज़ का नंबर ज़्यादा है तो मेजॉरिटी है, पर वो भी तो अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपेगेट और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वहीं पे मुस्लिम की अगर बात करें तो ये माइनॉरिटी है, इनका नंबर कम है, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी बनती है। तो माइनॉरिटी अपना कल्चर मेंटेन कर सकती है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों ही मेंशन है आपके आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। उसके बाद आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट है माइनॉरिटीज़ के पास कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस आया था, वर्डिक्ट आया था ना, 7 जजेस की बेंच थी, 4:3 का वर्डिक्ट आया है, करेंगे इसको डिस्कस, अभी नहीं करते। तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज, तो वो सारी माइनॉरिटीज़ होती हैं। पर अगेन यहाँ पे मेजॉरिटी का भी मेंशन है, जैसे कि मैंने बोला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वो क्या है, मेजॉरिटी वाला है। आर्टिकल 31 अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, ये राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, तो अब ये लीगल राइट बन चुका है, तो इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ एज़ पर द आर्टिकल नंबर 300A, और जिसको ऐड कर दिया है हमने पार्ट 12 के अंदर, ठीक है जी। आर्टिकल 32 वगैरह देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें।